तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड पार्ट यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सेकेंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, और इनर्शिया देखेंगे, टाइप्स ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इन सारी बातों के साथ हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे रिजल्टेंट फोर्स की। किसकी? रिजल्टेंट फोर्स की। ठीक है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है? बेसिकली जब एक बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, जैसे मान लो ये इतनी ज़्यादा फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, बॉडी ए के ऊपर, ठीक है ना, बॉडी ए के ऊपर, तो इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से, मतलब इन तीनों फोर्सेस की वजह से, ग्रुप ऑफ फोर्सेस की वजह से इस पार्टिकल के ऊपर किसी न किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया होगा। ठीक है, क्या आया होगा? एक्सेलरेशन आया होगा। तो वो जो एक्सेलरेशन है इन तीनों फोर्सेस की वजह से है। तो अगर इन तीनों फोर्सेस को हटा करके कोई एक फोर्स लगाया जाए सच दैट कि उसकी वजह से बॉडी का एक्सेलरेशन उतना ही हो, बॉडी का एक्सेलरेशन उतना ही हो जितना कि इस केस में था, तो ये जो वो सिंगल फोर्स है, उस सिंगल फोर्स को हम कहते हैं रिजल्टेंट। क्या कहते हैं? सिंगल फोर्स को क्या कहते हैं? रिजल्टेंट। तो मतलब क्या है? ये एक वो सिंगल फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करे और प्रोड्यूस करे उतना ही एक्सेलरेशन जितना के नंबर ऑफ फोर्सेस के जरिया किया गया था। तो इस कंडीशन में जो सिंगल फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस कहते हैं। समझ में बात है? रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस, ये रिजल्टेंट नहीं होगा यहाँ पर। तो इट इज अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट प्रोड्यूसेस द सेम एक्सेलरेशन एज प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस। That single force is called resultant of these forces. These forces 10 न्यूटन, 13 न्यूटन, 10 न्यूटन, इस तरह से इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 33 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो अभी हमने देखा कि किसी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हो तो उस फोर्सेस की वजह से इस बॉडी का क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। समझ में बात है कि नहीं? तो अगर इस बॉडी के ऊपर फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन है, तो सपोज कर लो एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब क्या होगा कि मतलब जो नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन करना ही नहीं तो फोर्स लगाने की जरूरत क्या है? ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स लगाने की जरूरत क्या, ये कह सकते हैं, या ऐसा कह ले कि जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो है। ठीक है ना। मतलब जितना नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, उतना ही वेस्ट की तरफ है। ठीक है ना। लेफ्ट की तरफ है उतना ही राइट की तरफ है। जितना ऊपर की तरफ होगा उतना ही नीचे की तरफ फोर्स होगा। ठीक है। कुछ इस तरह की बातें होंगी। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर ग्रुप ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा हो सच दैट कि उसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, समझ में बात है कि नहीं आई? तो वहां पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मान लो जैसे ये बॉय ए जो फोर्स लगा रहा है और बॉय बी जो फोर्स लगा रहा है, इन दोनों बॉय का जो फोर्सेस है क्या हो गए हैं? बैलेंस हो गए हैं। ठीक है ना। समझ में बात है कि नहीं आई? ठीक है। हाँ, लेकिन इन दोनों की वजह से फोर्सेस क्या होता? अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, मतलब नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता, तो उस कंडीशन में जो भी फोर्सेज होते हैं इनके आपस में, हम क्या कहेंगे? उनको अनबैलेंस्ड है। मतलब एक वैल्यू ज्यादा हो जाए किसी और से। ठीक है, क्या है? अनबैलेंस। जैसे यहाँ पर देखो, इस एग्जांपल में देख सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना। समझ में बात है? यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की तरफ 300 न्यूटन लग रहा है इसके ऊपर, और नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ 100 न्यूटन लग रहा है। ठीक है। तो नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर? 200 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से रॉकेट क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है ना। होपफुली आपको वो ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर भी इस डायग्राम से भी समझ सकते हो, इन दोनों डायग्राम से भी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड को। यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब F1 और F2 क्या होगा? बैलेंस्ड फोर्स होगा। और यहाँ पर देखो
एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, इसका मतलब F1 एंड F2 क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेज है। ठीक है, F1 एंड F2 क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्सेज है। ठीक है, तो एक बात समझो कि यहाँ पर इन्होंने कहा एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय टू, मतलब इसकी वैल्यू जीरो है। तो देखो ये जीरो दो सूरत में हो सकती है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बराबर हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो, क्या मतलब इसका, मोशन यूनिफॉर्म हो। मोशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ आई बात है, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, ऑब्जेक्ट किस पर हो, रेस्ट पर हो, तो उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो। हालांकि यहाँ पर भी ये बात होल्ड कर रही है, कौन सी बात, ये वाली बात। ठीक है, कि वी यू के बराबर है। समझ में बात है। तो क्या देखा कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और एक्सेलरेशन नहीं दिया गया, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी भी रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी भी रेस्ट में, फाइनल वेलोसिटी भी रेस्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में होगा अगर बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा अगर बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, और दूसरी इस कंडीशन के हिसाब से क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा था, किस में था, स्टेट ऑफ मोशन में था, किस पे, स्टेट ऑफ मोशन में था, किसमें, स्टेट ऑफ मोशन में था, तो वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा। वो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा, चूंकि वेलोसिटी नहीं बदल रही। ठीक है ना, तो वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, उसी एक्सेलरेशन, उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक है ना, तो कहीं पर फोर्सेस बैलेंस्ड होने का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में। ठीक है, हाँ, जब इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं गिवन होती है तो हम ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, फोर्सेस बैलेंस्ड है इसलिए रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन भी पॉसिबल है। ठीक है ना, समझ में बात है कि नहीं, ऐसी सिचुएशन में क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बैलेंस फोर्सेस किसको कहते हैं, इफ ए ग्रुप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस नो एक्सेलरेशन इन इट, द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड। इफ इट प्रोड्यूसेस नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है ना, नॉन जीरो का मतलब जीरो ना हो, द फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है ना, द फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल है जिसमें समझते हैं। यहाँ पर देखो ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है, नीचे 10 न्यूटन, ये वाला पोर्शन तो एक दूसरे को बैलेंस कर गया। 80 न्यूटन इस तरफ, 20 न्यूटन इस तरफ, तो इस ब्लॉक के ऊपर ओवरऑल 60 न्यूटन फोर्स किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल फोर्सेस जो हैं इसके ऊपर क्या है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, इसके ऊपर देखो 10 न्यूटन ऊपर, 10 न्यूटन नीचे। ठीक है, लेफ्ट की तरफ 20 न्यूटन है, जबकि राइट की तरफ 30 प्लस 30 60 न्यूटन है। कितना है, 60 न्यूटन है। तो मतलब इधर 60 और इधर 20, तो ओवरऑल 40 न्यूटन से ऑब्जेक्ट 40 न्यूटन लग रहा होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट की तरफ। ठीक है ना, चलो जी, इसमें देखो ऊपर 10 न्यूटन नीचे 10 न्यूटन कैंसिल आउट कर देगा, इस तरफ 50 न्यूटन इस तरफ 30 न्यूटन, लेकिन ये 20 भी इधर ही है, तो मतलब लेफ्ट की तरफ हो गया 70 न्यूटन और राइट की तरफ हो गया 30 न्यूटन। तो ओवरऑल लेफ्ट की तरफ 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कितना, 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर लेफ्ट की तरफ। कितना, 40 न्यूटन। ये है इसका रिजल्टेंट फोर्स, ये इसी तरह से निकालता है रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पर देखो इस डायग्राम में देखो 13 प्लस 30 60 न्यूटन लेफ्ट में, ठीक है, और 60 न्यूटन राइट में, ऊपर 12 न्यूटन और नीचे 10 न्यूटन। ठीक है ना, तो ये दोनों तो कर जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 2 न्यूटन का कहाँ है, ऊपर की तरफ है। कितना है, 2 न्यूटन का ऊपर की तरफ है। ठीक है ना, तो ये सारे फोर्सेस निकालने के तरीके थे कि कैसे निकालते हैं कि नेट फोर्स किधर है। ठीक है, चलिए जी, अब हम लोग बात करेंगे इनर्शिया की। ठीक है, कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, इनर्शिया जो है बेसिकली बॉडी की एक इनबिल्ट टेंडेंसी है
कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन के चेंज में अपोज करे, स्टेट ऑफ मोशन के चेंज में क्या करे, अपोज करे, स्टेट ऑफ मोशन के चेंज में अपोज करे। अब वो स्टेट ऑफ मोशन कौन कौन है, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब है इस बात का कि बॉडी अगर रेस्ट में है, बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो उसी यूनिफॉर्म मोशन से वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहता है, मतलब अपना इवन अपना पाथ भी टर्न करना नहीं चाहता, इवन अपना पाथ भी टर्न करना नहीं चाहता। बॉडी की जो ये टेंडेंसी है इसे हम लोग कहते हैं क्या, इनर्शिया। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, टर्न करना क्यों नहीं चाहता। देखो बॉल होता है, बॉल उसको फेंकते हो जब तुम तो वो बिल्कुल सीधा जाता है, रास्ते में कहीं भटकता नहीं। क्यों कि ये क्या है, इसकी टेंडेंसी है कि जिस डायरेक्शन में इसको फोर्स मिला उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, समझ में बात है, ठीक है। तो मतलब डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहता, स्ट्रेट पाथ पे ही चलना चाहता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। ये बॉडी की टेंडेंसी है, ये बॉडी की क्या है, टेंडेंसी है, ठीक है ना। तो ये बातें कही थी सबसे पहले एक साइंटिस्ट है गैलीलियो ने अपने ऑब्जर्वेशंस के जरिए। कैसे बताई इनको जरा देखते हैं। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो सिंगल इंक्लाइंड प्लेन के लिए है। तो सिंगल इंक्लाइंड प्लेन में इन्होंने क्या देखा कि कहा कि जब ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर छोड़ा जाता है तो वो नीचे की तरफ आते वक्त क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, चूंकि वेलोसिटी इसकी बढ़ती है नीचे आने पर। लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ अगर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, मतलब मूव कराया जाए, तो ये इनका रिटार्डेशन होता है, चूंकि फाइनल वेलोसिटी इसकी घट जाती है जो कि 0 हो जाती है। समझ में बात है कि नहीं है। तो यहाँ पर होता है रिटार्डेशन और यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन इसी वो सारे बॉल को स्मूथ, कहाँ पर, स्मूथ फ्लोर के ऊपर मूव कराया जाए, कहाँ पर, स्मूथ फ्लोर के ऊपर मूव कराया जाए, तो ये कंटिन्यूसली उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, ध्यान रहे, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। मतलब फोर्सेज अगर लग भी रहे होंगे तो वो बैलेंस्ड फोर्सेज होंगे, ठीक है। तो अगर स्मूथ सरफेस के ऊपर, किसके ऊपर, स्मूथ सरफेस के ऊपर मूव कराया जाए तो ये क्या करेगा, उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। समझ में बात है कि नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। मतलब ना ही एक्सेलरेशन है ना ही रिटार्डेशन है, ठीक है ना। यही बात है गैलीलियो कि हमने यहाँ नोट कर रखा है, ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन विद इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट, ऑब्जेक्ट मूविंग अप विद स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, ये सारे यहाँ पर भी जो स्मूथ प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, वो क्या है, स्मूथ हमने कंसिडर किया है, ठीक है। हालांकि रियल लाइफ में स्मूथ होता नहीं है, लेकिन स्मूथ कंसिडर करते हुए इन्होंने ये बात की है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब उसके पास ना ही एक्सेलरेशन है और ना ही रिटार्डेशन है। अब हम बात करेंगे गैलीलियो के दूसरे एक्सपेरिमेंट की, दैट इज नोन एज डबल इंक्लाइंड प्लेन। डबल इंक्लाइंड प्लेन, डबल इंक्लाइंड प्लेन में इन्होंने क्या देखा कि उन्हीं दो जो इंक्लाइंड प्लेन था इनको जोड़ दो, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे रोटेट करा के इधर से ऐसे जोड़ दो, ठीक है। इन दोनों मोशन को जोड़ दो, ठीक है ना, समझ में बात है। तो ये देखो, इस हाइट से छोड़ा गया और इस हाइट तक राइज किया, है ना। मतलब यहाँ से आते आते वेलोसिटी बड़ी होगी और फिर इसी वेलोसिटी से इधर मूव करने लगा होगा, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ ड्रॉप है, ये हाइट ऑफ राइज है, ये क्या है, हाइट ऑफ राइज है, समझ में बात है। तो गैलीलियो ने देखा कि अगर ये जो रैंप है, ये जो रैंप है, ये दोनों स्मूथ हो तो जिस हाइट से ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है उसी हाइट से क्या होता, उसी हाइट तक वो क्या होता है, दूसरे रैंप के ऊपर चढ़ता है। कब, जब दोनों क्या हो, स्मूथ हो, जब दोनों प्लेन क्या हो, स्मूथ हो। समझ में बात है कि नहीं, जब दोनों प्लेन क्या हो, स्मूथ हो। इवन उन्होंने इसकी जो इंक्लिनेशन है इसको भी घटा कर देखा, फिर भी देखा कि हाइट ऑफ राइज सेम है, हाइट ऑफ राइज सेम है। हालांकि देखो इसमें ज़्यादा डिस्टेंस इन्होंने कवर कर लिया है, ठीक है, लेकिन हाइट ऑफ राइज क्या है, सेम है। लेकिन अगर क्या हो, रफ सरफेस हो तो हाइट ऑफ राइज जो है हाइट ऑफ फॉल से कम होता है, ठीक है।
हाइट ऑफ राइज मतलब जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हाइट राइज करता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात है। तो ओवरऑल ये क्या है कि स्मूथ और इंक्लाइन प्लेन को, स्मूथ और रफ दोनों को मिलाएं, तो किसी इंक्लाइन प्लेन से बॉल को जब मूव कराया जाएगा तो दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर जो राइज करेगा वो उसकी राइज की हाइट, ठीक है, कभी भी ड्रॉप हाइट से, मतलब जिस हाइट से ड्रॉप किया गया उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। ठीक है ना, तो अब ऐसे ही इसी इंक्लाइन प्लेन की एंगल को, अब मैं स्मूथ वाले की बात कर रहा हूँ, इसको क्या कर दिया जाए, लीफ कर दिया जाए। तो ये देखो यहाँ से जिस वेलोसिटी से यहाँ पहुंचा होगा इसी वेलोसिटी से ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। क्या करता रहेगा, कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। क्यों, चूंकि ये चलता रहेगा, क्यों, चूंकि ये हाइट तो राइज आने नहीं वाली, तो ये क्या है, और सरफेस भी स्मूथ है। तो पिछले केस के हिसाब से, इस केस के हिसाब से, इस केस के हिसाब से नॉन जीरो एक्सेलरेशन के साथ, सॉरी जीरो एक्सेलरेशन के साथ क्या करता रहेगा, वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। ठीक ना, समझ में आई बात है, समझ में आई बात है। ठीक है, और अगर फ्रिक्शन लेस हो, क्या हो, फ्रिक्शन वाले हो, तो अगर इसको तुम क्या कर दो, पूरा लेवल ऐसे कर दो, तब भी ऑब्जेक्ट लुढ़कते हुए किसी डिस्टेंस पे जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि सरफेसेस क्या हैं, रफ हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से गैलीलियो को क्या पता चला, यहाँ से गैलीलियो क्या पता चला कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट। ठीक है ना, मतलब यहाँ देखो, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन जो है, इससे क्या कंक्लूजन निकाला इन्होंने कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। अब जरा सोचो कि इससे ये कैसे पता चला कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इक्विवेलेंट है। वो इसलिए कि जरा देखो कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा तो ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है। ठीक है, समझ में आई बात है, मतलब जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, यानी कि इनकी सेहत के ऊपर फोर्सेस का कोई असर नहीं पड़ रहा। सेहत यानी कि जो उसका वेलोसिटी था कंटिन्यूसली उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाह रहा, रेसिस्ट नहीं करना चाह रहा। ठीक है ना, समझ में बात है कि नहीं। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है उसकी भी टेंडेंसी क्या है, अपने स्टेट ऑफ मोशन को ना बदले। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, स्टेट द मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट। समझ में बात है, इस सेंस में इक्विवेलेंट है कि दोनों की टेंडेंसी क्या है, अपने स्टेट ऑफ मोशन में रहे। इन बोथ द केसेस नो एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पर क्या कहा है, ये बात इन्होंने कंक्लूड किया यहाँ पर, इन बोथ द केसेस नो एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड, मतलब इक्विवेलेंट इस सेंस में है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग रहा हो तो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसी बात को फिर से क्या कहा, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट, ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन along with the same straight line। हाँ, सेम स्ट्रेट लाइन पे उसी मोशन से मूव करेगा। तो याद करो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बल्कि यहाँ याद क्या करोगे, इसी में देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उसका स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा ही है जो कि इनर्शिया का है। दैट्स वाई आगे देखोगे कि न्यूटन्स के 3 लॉज में से फर्स्ट लॉज को हम लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन्स ने वो लॉज गैलीलियो के ही रखे हैं अपने स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। देखो इनर्शिया के 3 टाइप्स, अभी हमने क्या कहा कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और स्ट्रेट पाथ पर यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है, स्ट्रेट पाथ पर। तो अब यहाँ पर देखो 2 चीजें, एक तो है मोशन और दूसरा है डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि कह रहा है स्ट्रेट पाथ पर, कहाँ पर, स्ट्रेट पाथ पर, कहाँ पर, स्ट्रेट पाथ पर, तो मतलब डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाह रहा, डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाह रहा है ना। ठीक है, तो इस बेसिस पर इनर्शिया को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में इनर्शिया को डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फर्स्ट क्या है हमारा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है अनटिल जब तक हम उसके ऊपर या समथिंग कोई और उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाए। समझ में बात है, उसका एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि कारपेट को सीधा रख करके क्या करते हैं, उसको जब बीट करते हैं कारपेट को ऐसे सीधा रख करके,
क्या करते हैं, इसको बीट करते हैं डंडे से, ठीक है रे। तो इसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल है वो तो यहीं पर है, और जब पीटते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, इधर ऐसे, ठीक है। तो जब कारपेट इधर गया तो डस्ट पार्टिकल यहीं पे रह गया, वो नीचे फॉल डाउन कर जाता है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस ग्लास टम्बलर के साथ है, कि इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा गया, इसके ऊपर एक कॉइन रख दिया गया, इसके ऊपर फोर्स लगा के जब मूव कराना चाहोगे तो कार्डबोर्ड ऐसे नीचे आकर के गिर जाएगा, बहुत तेजी से कराओगे तो, और कॉइन अपने स्टेट ऑफ मोशन को बचाने के लिए, यानी रेस्ट में रहने के लिए, ये कार्डबोर्ड के नीचे से ऊपर से मूव नहीं करेगा उसके साथ में, ठीक है, और वो अचानक से गिर जाएगा नीचे। समझ में बात है, कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, जो कि बताता है स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, लेकिन तेजी से करोगे तब। क्यों? क्योंकि अगर वक्त लग गया तो इसका स्टेट ऑफ मोशन बदल जाएगा, कार्डबोर्ड के साथ ये भी नीचे गिर जाएगा, ठीक है। सेम ऐसा ही एक एग्जांपल इधर भी है कि प्लेट्स के ऊपर रखी, इसके ऊपर रखे हुए टेबल के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर जो है रखा हुआ है क्या, कप वगैरह, और जब इसको तुम बाहर की तरफ खींचोगे, जब इसको तुम क्या करोगे, बाहर की तरफ खींचोगे, तो उसमें देखोगे क्या कि जब तेजी से इस टेबल क्लॉथ को खींचते हैं तो इस प्लेट के नीचे से टेबल क्लॉथ बाहर आ जाता है। समझ में ये बात है, क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और प्लेट गिरता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो प्लेट नहीं गिरेगा वो इस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये रियल एग्जांपल है। तो यहाँ पर इस क्लॉथ और फ्लोर के बीच फ्रिक्शन भी है। समझ में बात है, क्या है, फ्रिक्शन भी है। समझ में बात है कि नहीं, तो फ्रिक्शन भी कंसीडर किया जाएगा। अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हुआ तो प्लेट टेबल क्लॉथ के साथ गिर जाएगा, चूंकि तब फिर उसको टाइम लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देगा, ठीक है ना। बस समझना, इसलिए जितना स्मूथ हो उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। होपफुली आपके पास समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही देखो, कोई कार अगर रेस्ट में है और इसको पीछे से कोई आकर ठोक दे, ये देखो यहाँ पर, तो क्या होता है, सबसे पहले जैसे ये ठोकता है तो देखो हमारी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पर जो पैसेंजर था, इसका लोअर पार्ट गाड़ी से अटैच्ड है और सर इसका यहीं पर है, लेकिन जैसे आके ठुकती है तो गाड़ी आगे की तरफ भागती है, तो इसका ये पोर्शन ट्रेवल करके यहाँ आ जाता है, और ये वाला सर यहीं रहना चाहता है, क्योंकि सर स्टेट ऑफ रेस्ट में था तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है। तो ऐसे आने की वजह से हमारी बॉडी इंक्लाइन होती है और पीछे के इस पोर्शन में जाकर टकराती है जोर से, ठीक है। और जोर से जैसे ही टकराती है किसी चीज से, देखते क्रिकेट बॉल को, जब किसी चीज पे ऐसे टकराती है तो जल्दी से ऐसे आगे की तरफ भागती है, ठीक है। समझ में बात है। तो ये देखो, पहले पीछे की तरफ गया और फिर उसके बाद झट से क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली भी ऐसे हो सकता है, ये अगर आगे से हिट करता, कहाँ से, आगे से हिट करता, ठीक है ना, आगे से हिट करता तो भी ऐसा ही होता, ठीक है। यही काम होता है कब, जब देखते हो जब बैठे हुए होते हैं और गाड़ी बस पे, और बस जो है चलना शुरू करती है, उस वक्त भी हमें कहाँ लगता है, पीछे की तरफ झटका लगता है। कहाँ की तरफ लगता है, पीछे की तरफ झटका लगता है। सेम फिनोमेना वहाँ यहाँ पर भी ऐसा ही है। समझ में आ गई बात है, ठीक है। तो होपफुली आपके पास समझ में आ गई होगी। ये सारे एग्जाम्पल थे आपके लिए, किसके लिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझने के लिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझने के लिए कि व्हीकल में हमें फॉरवर्ड जर्क क्यों लगता है अगर बस स्टार्ट करना शुरू करती है तो, ठीक है, बट बस चलना स्टार्ट करती है तो, ठीक है ना, क्यों लगता है ऐसा, ठीक है ना। तो ज़रा देख ले, सबको नोट करना चाहो तो कर लो। इफ पुल्ड क्विकली a table cloth can be removed from underneath the dishes. The dishes have the tendency to remain still as long as the friction from the movement of the table cloth is not too great. फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना क्या कर जाएगा, फ्रिक्शन के एक्शन की वजह से उसका स्टेट ऑफ मोशन बदल सकता है, क्योंकि फोर्स क्या कर देता है, स्टेट ऑफ मोशन को बदलता है। फोर्स क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन को बदलता है, ठीक है ना। नेट फोर्स एक्सेलरेशन लाता है, वेलोसिटी में चेंज ला देता है ऑब्जेक्ट के, इसलिए क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन बदल जाते हैं, ठीक है ना। समझ में बात है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या था, गिलास टम्बलर का था, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ एन इंडेक्स कार्ड इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए ग्लास विद ए पेनी ऑन टॉप ऑफ इट, द इंडेक्स कार्ड कैन बी क्विकली रिमूव्ड व्हाइल द पेनी फॉल्स स्ट्रेट इनटू द ग्लास। क्यों, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज पेनी डिमोन्स्ट्रेटिंग लॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लॉज ऑफ इनर्शिया की फॉलो करना चाहेगा, चूंकि वो पहले रेस्ट में था तो अब भी रेस्ट में रहना चाहेगा,
अब ऐसे देखो, इफ ए स्टॉप्ड कार इज हिट बाय मूविंग कार फ्रॉम द बिहाइंड, द पैसेंजर इनसाइड में एक्सपीरियंस ए विपलैश, विपलैश इस कंडीशन कहते हैं, ये जो कंडीशन है, या तो आगे पीछे की तरफ जर्क लगना या आगे की तरफ जर्क लगना, ठीक है, विपलैश एज अ रिजल्ट ऑफ द बॉडी मूविंग फॉरवर्ड बट द हेड लेगिंग बिहाइंड, बॉडी मूव करता है फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है, लेकिन हेड जो है अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, लेग कर जाता है पीछे की तरफ, ठीक है ना। द हेड इज एक्सपीरियंसिंग इनर्शिया, चूंकि हमारा सर जो है उसको क्या है, फील कर रहा है, इनर्शिया को एक्सपीरियंस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये देखो कि बैंडेड जो होता है हमारे जख्मों वांड वगैरह के ऊपर, उसको आराम आराम से अगर हटाओ तो और वो चिपकने वाला तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है, समझ में बात है कि नहीं है। या बैंडेड जो है ऐसे भी तुम ऐसे क्या करो, उसको अपनी बॉडी पर ऐसे चिपका लो, ठीक है, और अगर ऐसे मूव कराने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन उसको जल्दी से अगर रिमूव करा दोगे तो कोई दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्किन जो है रेस्ट में रहना चाहेगा इनर्शिया को फॉलो करने के लिए, समझ में बात है कि नहीं। और फोर्स अगर देर तक लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी बॉडी जो स्किन है वो मोशन में आ जाता है, वो राइज कर जाता है, इसलिए दर्द करने लगता है, ठीक है, समझ में बात है। इसलिए पुल कर लेना चाहिए, किससे, बैंडेड को फोर्स पुल करना चाहिए, जल्दी से ऐसे पकड़ो और खींच डालो, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो जी, अब हम लोग बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की, किसकी बात करेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, जरा इसको समझते हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन ये है कि ऑब्जेक्ट अगर पहले से मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, है ना, समझ में बात है, तो वो उसी कांस्टेंट स्पीड से उसी स्ट्रेट पाथ पर मूव करना चाहता है, उसी कांस्टेंट स्पीड से उसी स्ट्रेट पाथ पर क्या करना चाह रहा है, मूव करना चाह रहा है, समझ में बात है कि नहीं, अपने वेलोसिटी को नहीं बदलना चाहता, स्पीड को नहीं बदलना चाहता। ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, दैट इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एट द सेम स्पीड अंटिल ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है ना, समझ में बात है कि नहीं आई, ठीक है, जब तक फोर्स नहीं लगेगा वो उसी स्पीड से अपने पाथ को क्या करना चाहता है, फॉलो करना चाहता है। जैसे बॉडी गोइंग फॉरवर्ड व्हेन ए कार स्टॉप्स, ठीक है रे, समझ में बात है, जब कार आगे की तरफ जा रही थी और हम उस पर बैठे हुए थे, तो अचानक से जब कार रुकती है तो क्या देखते हैं, हमारी बॉडी जो है आगे की तरफ इंक्लाइन कर जाती है, हालांकि कार रुक गई है, बॉडी इंक्लाइन कर गई है, लोअर पार्ट जो है हमारे बॉडी का वो क्या है, वो तो रेस्ट में आ गया है गाड़ी से अटैच होने के बावजूद, लेकिन सर जो है वो स्टेट ऑफ मोशन को अब भी फॉलो कर रहा है, इसीलिए आगे की तरफ क्या हो जाता है, कार हमारी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है, और कभी कभी तो क्या हो जाता है, विप्लैश हो जाता है, ये आगे की तरफ देखो सीधे से आगे की तरफ क्या है, बेंडिंग है, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जांपल है कि अगर ट्रेन के अंदर, ट्रेन अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो एक कॉइन को क्या करोगे, एक कॉइन को क्या करोगे, टॉस करोगे, एक कॉइन को क्या करोगे, टॉस कराओगे, तो ये कॉइन जो है, ये कॉइन जो है, समझ में बात है कि नहीं, स्ट्रेट अप जाता है सीधा, समझ में बात है, ऐसे नहीं जाता या ऐसे पीछे नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं जाता जरा सोचो, ठीक है ना, हालांकि ट्रेन तो मूव कर रही थी, हाँ बिल्कुल, ठीक है रे, वो वहीं पर गिरेगा जहाँ से तुमने उछाला था वहीं से गिरेगा, ठीक है, समझ में बात है कि नहीं। तो इफ़ यू आर ऑन ए ट्रेन and the train is moving at constant speed, twice tossed in air will go straight up and then come down। क्यों? क्योंकि जो क्वाइन है वो इनर्शिया को फॉलो करना चाह रहा है। क्वाइन किस पर था, ये ट्रेन आगे की तरफ जा रही थी, तो हमने मान लो जब बाहर के हिसाब से देखें, यहाँ पर जब ट्रेन थी तो यहाँ पर उछाला, ठीक है, थोड़ी देर के बाद जब ये ऊपर से नीचे गिरा होगा, जब ऊपर नीचे गिरा होगा एक्चुअली, तो यही गिरना चाहिए था ना, तो हम तो कार ट्रेन के साथ आगे बढ़ चुके हैं तो इसको गिरना पीछे चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि जिस ट्रेन पर तुमने इसको उछाला था, जिस ट्रेन पर तुमने इसको क्या किया था, उछाला था, वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मोशन में था, तो कॉइन के पास भी वो फॉरवर्ड मोशन था, इसीलिए वो कॉइन ऊपर जाने के साथ साथ इधर भी मूव करेगा और वापस जो है यहाँ सीधे गिरने के बजाय कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ पर गिरेगा जहाँ पर तुम पहुँच चुके होगे, समझ में बात है। यही वजह है कि जब किसी चीज़ को हम
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर कोई बैलून है और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, सपोज कर लो 4 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं, चूंकि इनर्शिया की वजह से वो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में इनकी तरफ भी आएगी। कहाँ पर, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी इनिशियल वेलोसिटी की। बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ ये बात है, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हाँ चलो रब किया जाए इसको। नेक्स्ट एग्जांपल भी है क्या इसमें, देख लें। ये तो कार वाली बात ही है। ठीक है, इफ वन ड्रॉप ए कार डायरेक्टली इनटू ए ब्रिक वॉल, ठीक है, मतलब ब्रिक वॉल में क्या कर दो, टक्कर लगा दो, तो ब्रिक वॉल की वजह से हमारी कार रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, समझ बात है, लेकिन हमारे बॉडीज के ऊपर फॉरवर्ड जर्क लगता है। समझ बात है, इसलिए इस फॉरवर्ड जर्क को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, सीट बेल्ट चाहिए। इसलिए ड्राइवर को कहा जाता है कि सीट बेल्ट का यूज़ करें। ठीक है, चलो अब ऐसे ही देखो, साइकिल को तुम पैडलिंग कर देते रहते हो, तो जब तक पैडलिंग करते हो तब तक साइकिल चलती रहती है, लेकिन उसके बाद तुम देखो कि जैसे पैडलिंग रोकते हो उसके बावजूद भी साइकिल आगे की तरफ भागती है, उनके बावजूद भी साइकिल के आगे की तरफ भागती है। हालांकि तुमने तो फोर्स लगाना बंद कर दिया था, वो इसलिए कि बॉडी के पास तब तक स्टेट ऑफ मोशन की वजह से कुछ वेलोसिटी आ चुकी थी, तो वो आगे भी फर्दर उसी वेलोसिटी से मूव करना चाहता है। तो अगर हमारा सड़क स्मूथ होता तो वो कंटिन्यूसली उसी वेलोसिटी से मूव करता रहता, लेकिन इत्तेफाक ये है कि फ्रिक्शन है सड़क के ऊपर, तो इसीलिए अपोजिंग फोर्स लगने की वजह से उसकी वैल्यू घट के 0 हो जाती है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात है। लेकिन कंटिन्यूसली आगे मूव क्यों करता है, इनर्शिया को फॉलो करती है हमारी साइकिल। ठीक है ना, इफ यू आर रोलिंग ए कार्ट विद समथिंग ऑन टॉप, कोई कार्ट है, कोई कार्ट है, ठीक है, इसके ऊपर इसको रोल करा रहे, इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट है, समझ में बात है कि नहीं है। और कार्ट को क्या कर दो, स्टॉप कर दो। तो अब जैसे ही चलते चलते इस कार्ट को स्टॉप करोगे, लेकिन जब मोशन में ला चुके थे तो इस ब्लॉक के ऊपर भी क्या आ चुका था, मोशन आ चुका था, जो कि इसके टॉप पर ऊपर था। तो जैसे ही तुम इस कार्ट को क्या लाओगे, रेस्ट में लाओगे, इस कार्ट को किस में लाओगे, रेस्ट में लाओगे, कार्ट को किस में लाओगे, रेस्ट में लाओगे, तो कार्ट तो रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन इस ब्लॉक के ऊपर अब भी उसी वेलोसिटी को मेंटेन करने की, स्पीड को मेंटेन करने की, इनर्शिया को मेंटेन करने की टेंडेंसी होगी, इसलिए ये यहाँ जाकर क्या कर जाएगा, फॉल डाउन कर जाएगा। क्या कर जाएगा, फॉल डाउन कर जाएगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, चूंकि यही वजह है कि चीज़ें ऊपर से मूविंग ऑब्जेक्ट को जब अचानक से रोकते हैं तो उसके रुख पर से चीज़ें गिर जाती है, जिसे हमें रस्सी से बांधकर टाइट करना पड़ता है कि इनर्शिया को फॉलो करते हुए वो नीचे न गिर जाए। ठीक है ना, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, जरा इसको देखते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है तो स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करना चाहता है, बेंड करना नहीं चाहता। ठीक है, अपने डायरेक्शन नहीं बदलना चाहता। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब सर्कुलर पाथ पर गाड़ी टर्न लेती है तो हमारी बॉडी जो है इस तरफ क्या कर जाती है, झुक जाती है। तेजी से अगर टर्न ले तो ज़्यादा अच्छा फील होगा कि इधर की तरफ क्या लगता है, आउटवर्ड जर्क लगता है। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये जो हमारा स्ट्रेट पाथ था उसका पोर्शन कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो इसी पाथ की तरफ जाना चाह रहा है, तो यहाँ से इस पाथ से इधर की तरफ जाना चाहेगा तो इधर ही जाएगा ना, समझ में बात है। इसलिए क्या लगता है, आउटवर्ड जर्क लगता है। क्या लगता है, आउटवर्ड जर्क लगता है। ठीक है ना, तो एन ऑब्जेक्ट विल स्टे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अनलेस अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहता है। ठीक है ना, वही कह रहा है वंस बॉडी मूवमेंट टू द साइड व्हेन ए कार मेक्स ए शार्प टर्न। ठीक है ना, अब देखो दूसरा एग्जांपल है डायरेक्शन का कि क्यों नहीं बदलना चाहता। इसका बेस्ट एग्जांपल है, किसी चीज को कभी ऑब्जर्व किया कि जब भी थ्रो करते हो वो स्ट्रेट पाथ पर जाता है। कहा जाता है स्ट्रेट पाथ पर जाता है, समझ में बात है। बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो तो ये नहीं कहना कि सर ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल करके नीचे आ जाता है, ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है। समझ में बात है, समझ में बात है। अगर ये ग्रेविटी नहीं होता तो ऐसे फेंके थे तो ये ऐसे ही चला जाता। ठीक है ना, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल में देखो कि हॉरिजॉन्टल में हर जगह सब हर पॉइंट के लिए ग्रेविटी बराबर है, तो ऐसे किसी फ्लोर के ऊपर डालो तो ये देखो ऐसे मूव कराना चाहोगे तो स्ट्रेट पाथ पर ही क्या करता है,
मूव करता है। समझ में आ गई बात है? हाँ, सर्कुलर पोर्शन पर इसीलिए तो मूव कराने के लिए क्या चाहिए, कंटिन्यूसली एक फोर्स चाहिए जो कि क्या कर सके, एक बेंड कर सके इसको, इसके डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करा सके, जिसे हम लोग कहते थे क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते थे, एफ सेंट्रीपिटल। ठीक है, क्या कहते थे, एफ सेंट्रीपिटल। सर्कुलर मोशन में हमने देखा है। ठीक है, इफ यू थ्रो अ रॉक स्ट्रेट अप इट विल नॉट वेरी फ्रॉम इट्स डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन से वेरी नहीं करता, डायरेक्शन नहीं बदलता। समझ में आई बात है कि नहीं, सीधा फेंक के तो सीधा ही जा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात है कि नहीं? ठीक है, हाँ, भले ही स्लो डाउन हो रहा है, क्यों स्लो डाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे से ग्रेविटी लग रही है। वेन यू स्टीर कॉफी और टी, जब कॉफी और टी को क्या करते हो, स्टीर करते हो ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, तो स्विरलिंग मोशन उसका कंटिन्यू रहता है ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, अब तुमने क्या कर दिया, उसको ऐसे ऐसे डायरेक्शन दे दिया सर्कुलर मोशन की। ठीक है, तो जब हम चम्मच हटा देते तब भी वो उसी पाथ को ऐसे ही फॉलो करना चाहता है। ठीक है ना, होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। ठीक है, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।